We in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रम्प सरकार. Namaste Trump, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. क्या डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में मोदी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बदल रही है? क्या जिस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का इंडिया पिछले कई सालों से दावा करता आया है, उसकी लिमिट्स अब अमेरिका तय कर रहा है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक के बाद एक इतने कोइंसिडेंसेस क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एफसीआरए पर अमेरिका में ऑब्जेक्शंस आते हैं और कुछ ही दिनों बाद बिल जेपीसी पहुंच जाता है। यूपीआई और रुपए पर अमेरिका सवाल उठाता है और इंडिया में चार्जेस की डिस्कशन शुरू होती है। ट्रंप टैरिफ्स को लेकर प्रेशर बनाते हैं और इंडिया में ड्यूटीज कम होती है। रशियन ऑयल पर वॉशिंगटन प्रेशर बढ़ाता है और न्यू दिल्ली की पोजीशन ज्यादा कॉशियस होती दिखती है। इथेनॉल, एग्रीकल्चर और चाहबार में भी अमेरिकन डिमांड्स या प्रेशर के बाद इंडिया को अपनी कैलकुलेशंस बदलनी पड़ती है। अब इनमें से किसी एक घटना को कोइंसिडेंस कहा जा सकता है, दो को भी शायद कोइंसिडेंस कह दे, लेकिन जब अलग अलग सेक्टर्स में बार बार लगभग एक ही सीक्वेंस दिखाई दे तो सोचने वाली बात यह है कि इंडिया अमेरिका के साथ नेगोशिएट कर रहा है या धीरे धीरे अमेरिकन लेवरेज के हिसाब से अपनी पोजीशन एडजस्ट कर रहा है। क्योंकि देश के अंदर हमें लगातार बताया गया है कि इंडिया अब किसी के दबाव में नहीं आता। We look for partners. We don't look for preachers. You have every right to comment, but I have every right to comment on your comment. Why should I step up to what the West wants? I will step up to what I want. No? What do Western ambassadors do in India? If my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. I don't think it's necessary for me to join this axis or not, and if I'm not joining this, I must be with the other one. I don't accept it. लेकिन वॉशिंगटन के सामने पिछले कुछ महीनों की क्रोनोलॉजी थोड़ी अलग कहानी बनाती है। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 है। मोदी गवर्नमेंट इस बिल को नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी और फॉरेन फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी से जोड़कर डिफेंड कर रही थी। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था कि विदेश से आने वाले पैसे पर और सख्त कंट्रोल जरूरी है। लेकिन फिर अचानक यही बिल पार्लियामेंट में आगे बढ़ने के बजाय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया। अब समझिए, बिल को कमेटी में भेजना गलत नहीं है। आइडियली इंपॉर्टेंट बिल्स की प्रॉपर स्क्रूटनी होनी ही चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि इसी पार्लियामेंट में कई इंपॉर्टेंट बिल्स कुछ ही मिनट के डिस्कशंस के बाद आगे बढ़ जाते हैं। और एफसीआरए पर अचानक कंसल्टेशन इतना जरूरी कैसे हो गया? और यहाँ एक और चीज नोटिस कीजिए, इंडिया के अंदर एफसीआरए के खिलाफ ऐसा कोई नेशन वाइड एजिटेशन नहीं था जिसने गवर्नमेंट को पॉलिटिकली कॉर्नर कर दिया हो। ऑपोजिशन का फोकस दिल्ली में स्टूडेंट्स पर पुलिस एक्शन, पैलेट गन्स और होम मिनिस्टर अमित शाह से जवाब मांगने जैसे इश्यूज पर ज्यादा था। लेकिन इसी बीच अमेरिका में रिपब्लिकन सीनेटर जेम्स रिश, जो सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयर हैं, अमेंडमेंट को डीपली कंसर्निंग बताते हैं। कांग्रेसमैन रिली मोरी इसे क्रिश्चियंस पर अटैक बताते हैं और संकेत देते हैं कि इससे इंडिया यूएस रिलेशंस प्रभावित हो सकते हैं। इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जवाब देता है कि एफसीआरए हमारा इंटरनल मैटर है। तो बात यह है कि वॉशिंगटन से ऑब्जेक्शंस आते हैं, ट्रेड नेगोशिएशन सेंसिटिव स्टेज पर है और कुछ ही दिनों में नेशनल सिक्योरिटी वाला बिल जेपीसी पहुंच जाता है। टाइमिंग सवाल जरूर खड़ा करती है। अब एफसीआरए को थोड़ा बेसिक लैंग्वेज में समझिए। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट तय करता है कि इंडिया में एनजीओस, चैरिटेबल ट्रस्ट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस विदेश से फंडिंग कैसे ले सकते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और रजिस्ट्रेशन रिन्यू होता है। और ये भी समझिए कि फॉरेन फंडिंग रेगुलेट करना मोदी गवर्नमेंट का नया आइडिया नहीं है। एफसीआरए 1976 में इंदिरा गांधी के समय आया था। राजीव गांधी के दौर में कंट्रोल्स और सख्त हुए। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने 2010 में लॉ ओवरहॉल किया और 5 ईयर रिन्यूअल सिस्टम लाया। मोदी गवर्नमेंट ने बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर लिमिट 50% से घटाकर 20% की, सब ग्रांटिंग रोक दी और फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए डेजिग्नेटेड एसबीआई अकाउंट मैंडेटरी किया। इसलिए डिबेट इस बात पर नहीं है कि फॉरेन मनी रेगुलेट होना चाहिए या नहीं। डिबेट ये है कि रेगुलेशन के नाम पर गवर्नमेंट अपने हाथ में कितनी पावर ले रही है। 2026 अमेंडमेंट में एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का प्रपोजल है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन उसे सरेंडर करे या रिन्यूअल ना मिले, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से बने एसेट्स गवर्नमेंट कंट्रोल में जा सकती हैं।
अब सोचिए, एसेट्स का मतलब कोई छोटी रकम नहीं है। इसमें स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, लैंड और डिकेड्स में खड़ी इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी तक शामिल हो सकती है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन समय पर नहीं हुआ तो एसेट परमानेंट गवर्नमेंट कंट्रोल में जा सकती है और आगे ट्रांसफर या सेल का रास्ता भी खुल सकता है। यानी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में, रिन्यूअल गवर्नमेंट के कंट्रोल में और रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद एसेट्स पर भी गवर्नमेंट अपॉइंटेड अथॉरिटी का कंट्रोल। अब बात यह है कि गवर्नमेंट कहती है जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशंस को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी में सेफगार्ड ये नहीं होता कि गवर्नमेंट बोल दे कि हम मिसयूज नहीं करेंगे। सेफगार्ड ये होता है कि कानून ऐसा हो कि गवर्नमेंट चाह कर भी आर्बिट्ररी एक्शन ना ले सके। आज आपको करंट गवर्नमेंट पर भरोसा हो सकता है, कल कोई दूसरी गवर्नमेंट आ सकती है। कानून किसी एक लीडर की इन्वेंशन देखकर नहीं बनाया जाता, लॉ पावर की सीमा तय करता है। फिर आता है सेक्शन 16B और रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का सवाल। सिंपल भाषा में समझिए, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कानून आज बने लेकिन उसका असर पुराने मामलों और पहले से मौजूद एसेट्स तक जा सके। केरला की क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ने इसी वजह से कंसर्न जताया, क्योंकि कई इंस्टीट्यूशन डिकेड से स्कूल्स और हॉस्पिटल्स चला रही हैं और फॉरेन डोनेशन से इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुकी है। अब सोचिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 20 या 30 साल पहले उस समय के वैलिड लॉ के तहत प्रॉपर्टी बनाई। आज रजिस्ट्रेशन डिस्प्यूट हुआ और नया फ्रेमवर्क उस पुराने एसेट तक भी पहुंच जाएगा। इससे लीगल सर्टेनिटी कमजोर होती है। इंडिया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन और वोडाफोन डिस्प्यूट में इसका डैमेज पहले देख चुका है। स्केल भी छोटा नहीं है। गवर्नमेंट के डेटा के मुताबिक 15 जुलाई 2026 तक 14,449 एफसीआरए रजिस्ट्रेशंस एक्टिव थे, 22,498 कैंसिल हो चुके थे और 15,212 एक्सपायर हो चुके थे। यानी ये किसी हाइपोथेटिकल फ्यूचर एनजीओ की बात नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पहले से ऐसे रेगुलेटरी यूनिवर्स में हैं जहां रजिस्ट्रेशन स्टेटस फंडिंग और एसेट्स दोनों को प्रभावित कर सकता है। प्रपोज्ड फ्रेमवर्क में पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज मैनेज करने का प्रोविजन भी कंसर्न पैदा करता है। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि पब्लिक इंटरेस्ट डिफाइन कौन करेगा, अथॉरिटी कौन अपॉइंट करेगा, इंटरप्रिटेशन किसके हाथ में होगी। आखिर में पावर एग्जीक्यूटिव मशीनरी के भीतर ही कॉन्सेंट्रेट होती है और यही ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल के बीच की थिन लाइन हो जाती है। मोदी गवर्नमेंट का डिफेंस सोवरेनिटी और ट्रांसपेरेंसी है। मिनिस्टर नित्यानंद राय कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के प्रति कमिटेड है उन्हें परेशानी नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस एमपी केसी वेणुगोपाल ने इसी डिबेट में आरएसएस का सवाल उठाया। आरएसएस एक अनरजिस्टर्ड वॉलंटरी एसोसिएशन है, इसलिए रजिस्टर्ड एनजीओ पर लागू होने वाला पूरा रजिस्ट्रेशन बेस्ड आर्किटेक्चर उसकी स्ट्रक्चर पर उसी तरह लागू नहीं होता। दूसरी तरफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और एनजीओज जिन्होंने फॉर्मली रजिस्ट्रेशन कराया, फॉरेन फंडिंग डिक्लेयर की और एफसीआरए सिस्टम के भीतर आए, वो पूरी तरह रेगुलेटरी मशीन के दायरे में हैं। ऊपर से 2016 और 2018 के फाइनेंस लॉ चेंजेस ने पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े फॉरेन फंडिंग रूल्स को आसान किया। तो बात यह है कि अगर फॉरेन इन्फ्लुएंस सोवरेनिटी का इतना बड़ा इशू है तो स्क्रूटनी पॉलिटिकल फंडिंग और एनजीओज दोनों पर इक्वली स्ट्रिक्ट क्यों नहीं दिखाई देती। लेकिन एफसीआरए केवल लेटेस्ट एग्जांपल है। असली पैटर्न इकोनॉमिक प्रेशर में और साफ दिखाई देता है। यूपीआई और रुपए को मोदी गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया और इंडियन इनोवेशन की ग्लोबल सक्सेस स्टोरी की तरह प्रमोट किया। फ्री डिजिटल पेमेंट्स गवर्नमेंट की पॉलिटिकल ब्रांडिंग का हिस्सा रहे। दूसरी तरफ अमेरिका लंबे समय से कंप्लेन करता रहा है कि इंडिया अपने डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम्स को ऐसी पॉलिसी प्रेफरेंस देता है जिससे वीजा और मास्टर कार्ड जैसी अमेरिकन कंपनीज डिसएडवांटेज में जाती है। और इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशंस के सेंसिटिव फेज में मर्चेंट चार्जेस की डिस्कशन फिर सामने आती है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कहती है कि कस्टमर पर चार्ज नहीं होगा, मर्चेंट देगा। अब देखिए, टेक्निकली कस्टमर और मर्चेंट चार्ज अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन बिजनेस में मर्चेंट की एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन कॉस्ट हवा में गायब नहीं होती। वो प्राइसिंग, प्लेटफॉर्म फी, कन्वीनियंस चार्ज या किसी दूसरे रास्ते से कंज्यूमर तक पहुंच सकती है। इसलिए असली सवाल यह होना चाहिए कि पॉलिसी चेंज की इकोनॉमिक वजह क्या है। क्या डोमेस्टिक पेमेंट इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए बदलाव जरूरी है या फिर ट्रेड नेगोशिएशन की लार्जर बार्गेनिंग का हिस्सा है। गवर्नमेंट को यह साफ बताना चाहिए। फिर टैरिफ्स देखिए, ट्रम्प हार्ले डेविडसन पर इंडियन ड्यूटीज की लंबे समय तक शिकायत करते रहे और इंडिया ने ड्यूटीज कम की। बर्बन विस्की पर टैरिफ 150% से 100% हुआ। ट्रेड नेगोशिएशंस में गिव एंड टेक होता है, लेकिन सोचने वाली बात तब बनती है जब डोमेस्टिक ऑडियंस को लगातार बताया जाए कि इंडिया अब किसी एक्सटर्नल प्रेशर में पॉलिसी नहीं बदलता। तब हर मेजर कंसेशन को उसी क्लेम के अगेंस्ट मेजर करना पड़ता है। रशियन ऑयल इसका बड़ा एग्जाम्पल है। यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया ने डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल खरीदना नेशनल इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के रूप में डिफेंड किया।
वॉशिंगटन के क्रिटिसिज्म के बावजूद परचेजेस जारी रहीं, लेकिन जैसे जैसे अमेरिकन प्रेशर, टैरिफ्स और सेकेंडरी पेनल्टीज की धमकियों तक पहुंचा, इंडिया की रूम फॉर मनूवर कम होती दिखाई दी। यूएस सेनेट लेवल पर रशियन ऑयल बायर्स जैसे इंडिया पर 100% टैरिफ्स तक की बात सामने आई। अब ये जरूरी नहीं है कि इंडिया ने वॉशिंगटन के ऑर्डर पर रशियन ऑयल बंद कर दिया, लेकिन समझिए स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी भी वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करती। अगर सामने वाली कंट्री आपके एक्सपोर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सेस या मार्केट एक्सपोजर को टारगेट कर सकता है, तो सॉवरेनिटी के साथ कॉस्ट कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। और यही टेंशन इथेनॉल और एग्रीकल्चर में दिखाई देती है। रिपोर्ट्स आती है कि इंडिया अमेरिका से इथेनॉल इंपोर्ट कर सकता है। गवर्नमेंट पब्लिक स्टेटमेंट देकर कहती है ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं हुई। ठीक है, इसे फैक्ट की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन उसी समय एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस पर नेगोशिएशंस चल रही हैं। डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स, सोरगम, ट्री नट्स, सोयाबीन, ऑयल्स, वाइन और स्पिरिट्स जैसी कैटेगरीज में ड्यूटीज रिड्यूस या एलिमिनेट करने की बात सामने आती है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल रेसिप्रोकल टैरिफ 50% से 18% होने को अचीवमेंट बताते हैं। अब बात यह है कि ट्रेड डील की बैलेंस शीट सिर्फ इस बात से नहीं बनती कि सामने वाले ने आपका टैरिफ कितना कम किया, देखना यह भी होगा कि बदले में आपने अपना मार्केट कितना खोला। डेयरी, जीएम क्रॉप्स, मीट और पोल्ट्री पर इंडिया अभी रेजिस्टेंस दिखा रहा है, क्योंकि हेवीली सब्सिडाइज्ड अमेरिकन एग्रीकल्चर से डायरेक्ट कंपटीशन इंडियन फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है। मोदी गवर्नमेंट फार्मर्स की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ फार्म लॉस के प्रोटेस्ट में देख चुकी है, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जहां डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत बड़ा है, वहां न्यू दिल्ली रेजिस्टेंस दिखा सकता है। तो फिर दूसरे सेक्टर्स में कंसेशंस को सिंपली अनअवॉइडेबल बताकर छोड़ देना ठीक नहीं है। हर ट्रेड ऑफ का जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स पर आइए। चाबार पोर्ट इंडिया के लिए केवल ईरान में इन्वेस्टमेंट नहीं था, यह पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। इंडिया ने वहां 10 ईयर्स एग्रीमेंट किया। अमेरिका सैंक्शंस एग्जम्पशन वापस लेता है और इंडियन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट अनसर्टेनिटी में चला जाता है। यहाँ सवाल बहुत सिंपल है, अगर प्रोजेक्ट इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए इतना इंपॉर्टेंट था, तो अमेरिकन सैंक्शंस के सामने हमारी एक्चुअल बार्गेनिंग पावर कितनी है? इसी रिलेशनशिप में H1B और L1 रिलेटेड कॉस्ट्स का इशू आता है। इलीगल इंडियन माइग्रेंट्स को अमेरिका डिपोर्ट करे, ये उसका लीगल राइट है, लेकिन इंडियंस को शैकल्स में दिखाकर पब्लिक डिपोर्टेशन के विजुअल्स ने ह्यूमिलिएशन की परसेप्शन पैदा की। फिर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में मीडिएशन का क्रेडिट बार बार लेते हैं। न्यू दिल्ली रिपीटेडली कहता है कि कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं हुई, ट्रंप फिर वही क्लेम दोहराते हैं। पाकिस्तान आर्मी लीडरशिप के साथ उनकी पब्लिक वॉर्मथ भी जारी रहती है। अब सोचिए मोदी ट्रंप पर्सनल फ्रेंडशिप की डोमेस्टिक मार्केटिंग कितनी हुई। अगर पर्सनल केमिस्ट्री का फॉरेन पॉलिसी में रियल स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, तो उसका बेसिक टेस्ट ये होना चाहिए कि क्या उससे इंडिया को बेटर ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन ट्रंप इंडिया को डेड इकोनॉमी जैसे रिमार्क्स देते हैं, इंडियन टैरिफ पर अग्रेसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन को रिपीटेडली कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यू दिल्ली को हर स्टेटमेंट पर पब्लिक फाइट करनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी कोई ट्विटर वॉर नहीं है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि फ्रेंडशिप की फोटोज इंडिया को अमेरिकन प्रेशर से इम्यूनिटी नहीं देती। यही मोदी गवर्नमेंट के डोमेस्टिक नैरेटिव की प्रॉब्लम सामने आती है। पॉजिटिव आउटकम आए तो लीडरशिप का क्रेडिट, फॉरेन विजिट सक्सेसफुल दिखे तो मोदी मैजिक, टैरिफ लगे तो जियोपॉलिटिक्स कॉम्प्लिकेटेड है, कंसेशन देना पड़े तो नेशनल इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक सेटबैक आए तो ग्लोबल सर्कमस्टांसेस। यानी सक्सेस पर्सनलाइज्ड है और फेलियर एक्सटर्नलाइज्ड। कंपैरिजन के लिए ब्राजील, मैक्सिको और स्पेन को देखिए। ब्राजील ने ट्रंप प्रेशर के जवाब में रिटेलिएटरी स्टेप्स की बात की। मैक्सिको ने टैरिफ नेगोशिएशंस में अपनी कंडीशंस पब्लिकली रखी। स्पेन ने नेटो स्पेंडिंग पर अमेरिकन प्रेशर को ओपनली रिजेक्ट किया। इन कंट्रीज ने अमेरिका से रिलेशन खत्म नहीं किया, उन्होंने अपने रेड लाइंस विजिबल रखी। इंडिया का अप्रोच कंपैरेटिवली कॉशियस रहा है। इसका स्ट्रेटेजिक रीजन हो सकता है, लेकिन फिर डोमेस्टिक ऑडियंस को भी उसी रियलिज्म के साथ फॉरेन पॉलिसी समझानी चाहिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, हो सकता है इंडिया सरेंडर नहीं कर रहा हो सकता है कई जगह हमारे ऑप्शंस ऑब्जेक्टिवली लिमिटेड हों। अमेरिका के पास डॉलर सिस्टम, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सैंक्शंस, मिलिट्री पावर और ह्यूज कंज्यूमर मार्केट का लेवरेज है। चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग स्केल और सप्लाई चेन्स हैं। इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन कई क्रिटिकल सेक्टर्स में ऑल्टरनेटिव लिमिटेड हैं। वॉशिंगटन को हर इशू पर ओपनली चैलेंज करना प्रैक्टिकल नहीं है। कुछ कॉम्प्रोमाइजेस इनएविटेबल हैं, लेकिन अगर यही रियलिटी है तो प्रॉब्लम कॉम्प्रोमाइज नहीं है, प्रॉब्लम ब्रांडिंग है। अगर इंडिया की बार्गेनिंग पावर लिमिटेड है
तो देश को मैच्योर तरीके से बताइए कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेस क्या है। इंडिया राइजिंग पावर है, ओमनीपोटेंट सुपर पावर नहीं। कुछ नेगोशिएशंस में वो अमेरिका से कंसेशंस लेगा, कुछ में खुद कंसेशंस देगा। इसमें नेशनल शेम नहीं है, लेकिन हर फॉरेन विजिट को सिविलाइजेशनल विक्ट्री, हर हैंडशेक को ग्लोबल लीडरशिप और हर डिप्लोमेटिक फोटो को प्रूफ ऑफ विश्व गुरु बनाकर बेचने के बाद जब एक्चुअल प्रेशर आता है तब अचानक कॉम्प्लेक्सिटी का लेक्चर देना क्रेडिबल नहीं लगता। और इसी वजह से एफसीआरए का जेपीसी जाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन लॉ मेकर्स की ऑब्जेक्शंस आई। इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशन सेंसिटिव स्टेज पर थी और जिस बिल को नेशनल सिक्योरिटी के लिए अर्जेंट बताया जा रहा था वो अचानक जेपीसी चला गया। इसे यूपीआई, टैरिफ्स, रशियन ऑयल, एग्रीकल्चर और चाबार की क्रोनोलॉजी के साथ रखिए और फिर पूछिए अमेरिकन प्रेशर इंडियन पॉलिसी कैलकुलेशन को कितना प्रभावित कर रहा है। नो नॉनसेंस वर्डिक्ट सिंपल है, इंडिया का अमेरिका से कॉम्प्रोमाइज करना स्कैंडल नहीं है। दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी के साथ नेगोशिएशन में कॉम्प्रोमाइज नॉर्मल है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट को कॉम्प्रोमाइज और सरेंडर के बीच की लाइन जनता को साफ दिखानी होगी। अगर इंडिया ने कंसेशंस दिए हैं तो बताइए बदले में क्या मिला। अगर पॉलिसी बदली है तो स्ट्रेटेजिक जस्टिफिकेशन दीजिए। अगर एफसीआरए का जेपीसी जाना पूरी तरह डोमेस्टिक डिसीजन था तो एक्सप्लेन कीजिए कि अर्जेंसी अचानक स्क्रूटनी में क्यों बदल गई। स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी का मतलब है कि गवर्नमेंट अपनी बार्गेनिंग पावर को एग्जैजरेट ना करे और अपनी लिमिटेशंस को छिपाए नहीं। और आखिर में सोचने वाली बात बस इतनी सी है कि ट्रंप और मोदी की फ्रेंडशिप फॉरेन पॉलिसी का मैट्रिक नहीं है। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। मैट्रिक यह है कि इंडिया को इस रिलेशनशिप से इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक टर्म्स में क्या मिल रहा है और उसके बदले क्या देना पड़ रहा है। तो असली सवाल यही है, इंडिया अमेरिका के साथ अपनी टर्म्स पर नेगोशिएट कर रहा है या अमेरिकन लेवरेज के हिसाब से बार बार अपनी पोजीशन एडजस्ट कर रहा है। अगर जवाब दूसरा है तो विश्व गुरु की ब्रांडिंग को थोड़ी देर साइड में रखकर देश को वास्तविक बैलेंस शीट दिखानी चाहिए। आपके हिसाब से ये प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी है, स्ट्रेटेजिक मजबूरी है या अमेरिका के सामने अननेसेसरी सरेंडर है? कमेंट्स में बताइए। दिस वाज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।